नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। बिहार शिक्षक भर्ती फेज 3 के री एग्जाम को लेकर के और साथ ही साथ टीआरई 4.0 दोनों की घोषणा हो चुकी है। तो प्रश्नों का सिलसिला हमारा शुरू हो गया है। आज हम देखेंगे पर्यावरण और पारिस्थितिकी यानी कि ईवीएस वाला पोर्शन। यहाँ पर बीपीएससी के सारे जो जितने भी पेपर हो चुके हैं वो कवर होंगे। हम क्यों स्टार्ट कर रहे हैं ईवीएस पोर्शन से, उसका सबसे बड़ा कारण है बीपीएससी टीआरई 3.0 में जो पेपर हुआ था, जो कि रद्द हो गया था, उसमें काफी ज्यादा क्वेश्चन ईवीएस पोर्शन से पूछे गए थे। इसीलिए हम ईवीएस पोर्शन से स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। सबसे पहला प्रश्न है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कौन से राज्य में स्थित है? उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड या अरुणाचल प्रदेश? आंसर हो जाएगा आपका उत्तराखंड। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड राज्य में स्थित है। यह भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क है। स्थापना वर्ष इसकी 1936 में हुई थी और हेली नेशनल पार्क के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। मतलब पहले इसका नाम क्या हुआ करता था? हेली नेशनल पार्क हुआ करता था। फिर 1956 में इसका नाम बदल दिया गया था और क्या कर दिया गया था? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो ये नाम इसका जो है वो बदल दिया गया था। इस पार्क के बीच से होकर के रामगंगा नदी प्रवाहित होती है। प्रोजेक्ट टाइगर के तहत आने वाला यह पहला पार्क था जहां पर बंगाल टाइगर का संरक्षण जो है वो शुरू हुआ था। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। बाकी इंफॉर्मेशन जो सन लिखे हैं इनको भी ध्यान रखिएगा कि कब इसका नाम बदला था। 1956 में बदला था, स्थापना हुई थी 1936 में। अगला प्रश्न है किस राज्य में आरक्षित वन क्षेत्र सबसे ज्यादा है? उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश? तो आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है। यहां से क्वेश्चन आया था, आपको याद होगा, तो वहां पर पूछा गया था कि खेती का कुछ परसेंटेज को लेकर, जिसका आंसर 44% था। तो वो क्वेश्चन यहां से बना था। तो यहाँ पर भारत वन रिपोर्ट 2021 के अकॉर्डिंग मध्य प्रदेश में आरक्षित वन क्षेत्र सबसे ज्यादा है। इसके बाद क्रमशः नंबर आता है अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र का। कुल भौगोलिक क्षेत्र के परसेंटेज के रूप में बात करें वन आच्छादन के मामले में, तो शीर्ष 5 राज्य यहाँ पर दिए गए हैं, जिसमें आपका मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर और नागालैंड है। और क्षेत्र का लगभग 24.62%। अच्छा, इस चीज को ध्यान दीजिएगा कि प्रतिशत के रूप में वन आच्छादन अलग होता है और वन क्षेत्र की अगर बात करते हैं तो वहां पर आपका अलग होता है। तो परसेंटेज में जब पूछेगा तो वहां पर आपको मिजोरम देखने को मिलता है सबसे पहले नंबर पर। और जो वन क्षेत्र के अकॉर्डिंग बात करेंगे, क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग बात करेंगे, तो मध्य प्रदेश देखने को मिलता है पहले नंबर पर। अगला है जैव विविधता को कम करने के लिए कौन सा पेड़ इनमें से उपयोगी है? प्रोसोपिस, जूली फ्लोरा, नीम, पीपल, चंदन? कौन सा सही होगा? तो जैव विविधता को कम करना है तो उसके लिए आपको चाहिए पहला ऑप्शन यहाँ पर, जिसको कहते हैं विलायती बबूल, प्रोसोपिस जूली फ्लोरा, ये इसका नाम है। जैव विविधता को कम करने के लिए जाना जाता है। और ये चीज आपको दिमाग में बैठा के रखनी है कि प्रीवियस ईयर एज इट इज बीपीएससी के जितने भी पेपर में रिपीट होते हैं तो सारे क्वेश्चन रटते हुए चल रहे हैं। ये मत सोचिएगा कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। आप देख रहे हैं साइड में सभी में लिखा हुआ है कि ये क्वेश्चन कहाँ कब पूछा गया है। तो ये जाना जाता है विलायतू जो बबूल है वो अपने पास पास अन्य प्रजातियों के पौधों को पनपने नहीं देता है। और विलायती बबूल मूल रूप से दक्षिण और मध्य अमेरिका और कैरेबियाई जो देश में पाया जाता है। 1935 में ब्रिटिश अधिकारी जो थे उन्होंने उस समय देश में बढ़ रहे रेगिस्तान को रोकने के लिए मैक्सिको का एकेसिया का बीज हवाई जहाज से छिड़का था। रेगिस्तान तो रुक गया था, लेकिन ये विलायती बबूल पूरे देश में फैलता जा रहा है। कहानी नहीं पूछी जाएगी, मेन ये ध्यान रखिएगा कि क्यों ये करता है ऐसा, कि इसे हम जैव विविधता को कम करने के लिए पेड़ के रूप में जानते हैं। तो वो यहाँ पर यही है कि अपने पास अन्य जो प्रजाति हैं उनको पनपने नहीं देता, बस यही मेन कारण है इसका। अगला है पृथ्वी को बढ़ते हुए तापमान से बचाने के लिए अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? रियो डी जेनेरियो, क्योटो, स्टॉकहोम, नई दिल्ली? आंसर हो जाएगा कौन सा? तो आंसर हो जाएगा पहला वाला, यानी पृथ्वी को बढ़ते हुए तापमान से बचाने के लिए 1992 में आपका ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था, जिसे पृथ्वी शिखर सम्मेलन के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न पांचवा है अधिकांश प्रवासी पक्षी शरद ऋतु में किस एक मार्ग का अनुसरण करते हैं? पूर्व से पश्चिम, उत्तर से पश्चिम, दक्षिण से उत्तर, पश्चिम से पूर्व? कौन सा सही होगा? आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी वाला, उत्तर से पश्चिम। अधिकांश प्रवासी पक्षी शरद ऋतु में उत्तर से पश्चिम मार्ग की ओर अनुसरण करते हैं। यद्यपि कुछ प्रव्रजन पूर्व से पश्चिम की भी ओर होते हैं। प्रव्रजन कुछ किलोमीटर से हजारों किलोमीटर तक का होता है। पक्षियों के प्रव्रजन शरद ऋतु में उच्च देशांतर वाले प्रदेशों में होते हैं, जिससे जिससे बर्फीले तूफान से रक्षा हो जाती है। तो वही चीज पूछा गया था कि अधिकांश जो प्रवासी पक्षी है शरद ऋतु में किस एक मार्ग का अनुसरण करते हैं? तो उत्तर दिशा से पश्चिम दिशा की ओर ये आपका जाते हैं। अगला है कि रोडियस प्रजाति माता पिता की देखभाल दर्शाती है। तो पूछा गया है कि किसको लेकर के? तो आंसर क्या हो जाएगा? पहला, मीठे पानी के संबुक को जिम्मेदारी हस्तांतरित करके।
रोडियस प्रजाति माता पिता की देखभाल, मीठे पानी के सम्मुख को जिम्मेदारी हस्तांतरित करके दर्शाती है। रोडियस मछलियां मध्य यूरोप की नदियों में निवास करती हैं और ये मछलियां घोंसला नहीं बनाती हैं। अब आप सोचेंगे यहाँ पर चिड़ियों की जगह मछलियों के घोंसला बनाने की बात हो रही है, तो ये इसकी प्रजाति है। अगला है कि कौन सी गैस अपने ग्रीन हाउस प्रभाव से ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करती है? तो कौन करती है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस या मीथेन? तो आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका इनमें से एक से अधिक। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और मीथेन और जलवाष्प, ओजोन, ये सब प्राथमिक ग्रीन हाउस जो प्रभाव वाली गैस है उसमें आता है, जो कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाने में भी योगदान करते हैं। ये क्वेश्चन देखेंगे तो 2023 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा विश्व में सुप्रचारित वन्यजीव अभियान है जिसे 1973 में शुरू किया गया था? बताइए कौन सा शुरू हुआ था? सुंदरवन प्रोजेक्ट, टाइगर लॉयन प्रोजेक्ट? तो 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर आपका बी वाला ऑप्शन जो देख रहे हैं, ये भी बीपीएससी प्री में आया हुआ क्वेश्चन है। प्रोजेक्ट टाइगर की अगर बात करें 1973 में शुरू की गई पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इसकी एक योजना है जो कि देश के राष्ट्रीय उद्यानों में बाघों को आश्रय प्रदान करता है। वर्तमान में भारत में कुल 53 टाइगर रिजर्व हैं। 53वां रानीपुर टाइगर रिजर्व है जो कि उत्तर प्रदेश का है। और इसमें 54 नंबर वाला लिखा नहीं है, वो याद रखिएगा कि भारत का जो 54वां टाइगर रिजर्व है वो है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, जो कि फरवरी 2024 में आपका जुड़ा था। तो लेटेस्ट वाले तो आपको याद ही रखने हैं, तो इसलिए इस बात को ध्यान रखिएगा। एक बार टीआरई 1 में शायद टोटल बाघों की संख्या को लेकर के क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एक क्वेश्चन आपके लिए है, कमेंट में बताइएगा कि कितने इस समय वर्तमान में टोटल बाघों की संख्या, रिपोर्ट जो जारी होती है ना उसी के अकॉर्डिंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिसमें ज्वार नदमुख, समुद्र तट, निकटवर्ती पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाल भित्तियां, नमक दलदल, मैंग्रोव के साथ 21 द्वीप टोटल शामिल हैं। तो कौन है इनमें से? सुंदरबन, मन्नार, नंदा देवी, कौन सा सही हो जाएगा? आंसर बी वाला मन्नार खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व हो जाएगा। और ये पेपर 2023 में ही देखिए आया हुआ क्वेश्चन है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये सभी श्रेणी से हर मन्नार की जो खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व है वो जैव विविधता के मामले में दुनिया के सबसे धनी क्षेत्रों में आता है। मन्नार की खाड़ी में 4223 समुद्री प्रजाति हैं। इतनी ज्यादा समुद्री प्रजातियों का वास है, इसीलिए जैव विविधता के मामले में भारत के सबसे संपन्न तटीय क्षेत्रों में मन्नार की खाड़ी आती है। मन्नार की खाड़ी एक उथले पानी की खाड़ी है, भारत के दक्षिण पूर्व सिरे से और श्रीलंका के पश्चिमी तट के बीच ये आपका स्थित है। तो मन्नार की खाड़ी। अगला देखते हैं, कोपेन की वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार किस प्रकार की जलवायु प्रदेश में आते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि यूपी और बिहार ज्यादातर पूछे जाने के चांसेस इसी के ही हैं। तो डीपी, डीएफसी, सीडब्ल्यूजी, एडब्ल्यू इस तरीके से ऑप्शन है, 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। और आंसर की बात करते हैं तो आंसर सीडब्ल्यूजी आपका हो जाएगा। कोपेन का जो वर्गीकरण है योजना, उसके अकॉर्डिंग उत्तर प्रदेश और बिहार में सीडब्ल्यूजी प्रकार की जो जलवायु है वो देखने को मिलती है। कोपेन ने अपने जलवायु के वर्गीकरण में वनस्पति के वितरण और जलवायु के बीच एक घनिष्ठ संबंध स्थापित किया है। इसका वर्गीकरण मुख्यतः तापमान और वर्षण के वार्षिक और मासिक मध्यमान पर आपका आधारित होता है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीडब्ल्यूजी। अगला है, वातावरण मुख्य रूप से किसके द्वारा गर्म होता है? दीर्घ तरंगीय तरंगे हैं या लघु हैं या फिर परावर्तित सौर विकिरण, कौन सा सही हो जाएगा? आंसर की बात करते हैं, पहला ऑप्शन दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण के द्वारा वातावरण गर्म होता है। पृथ्वी को सूर्य तप सूक्ष्म तरंग के रूप में मिलता है, जिससे गर्म होने के पश्चात पृथ्वी अपने आप में एक विकिरण पिंड बन जाती है और वातावरण में दीर्घ तरंग के रूप में ऊर्जा का प्रसार करती है। इस प्रक्रिया को हम स्थलीय विकिरण के नाम से जानते हैं। तो ध्यान रखिएगा, दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण, जिसके द्वारा ही आपका जो वातावरण है वो गर्म होता है, और यही आंसर आपका दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण सही हो जाएगा। लघु नहीं होगा, परावर्तित नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किसके नजदीक है? जयपुर या फिर रणकपुर या जय रायपुर या फिर जबलपुर, कौन सा सही होगा? तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान आपका जयपुर में देखने को मिलता है, पहला ऑप्शन हो जाएगा। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान राज्य के सवाई माधोपुर जिले में पड़ता है और जयपुर रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के नजदीक है, इसीलिए इस उद्यान के करीब सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन भी है। प्राकृतिक समुद्र तटीय आर्द्रभूमि के अंदर आने वाले सबसे अधिक क्षेत्र वाला राज्य जो है इनमें से कौन सा है? आंध्र प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा, केरल, कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो प्राकृतिक समुद्र तटीय आर्द्रभूमि के अंदर आपका गुजरात आता है सबसे ज्यादा।
प्राकृतिक समुद्र तटीय आर्द्रभूमि के तहत सर्वाधिक क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? गुजरात है, उसके बाद महाराष्ट्र का नंबर है, उसके बाद आंध्र प्रदेश का नंबर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में बाघ परियोजना 1973 में चालू की गई थी। 2022 में राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया था, जिसकी विषय वस्तु भी यहाँ दी गई है। सभी जीवन के लिए एक साझा भविष्य का निर्माण। और बाघ परियोजना बाघों को संरक्षित करने का एक कार्यक्रम है। आपसे पूछा गया है कि इनमें से कथन कौन सा सही है? केवल पहला, पहला तीसरा, पहला दूसरा, या दूसरा तीसरा, या पहला दूसरा तीसरा, तीनों। आंसर यहाँ पर जो होगा वो तीनों के तीनों कथन आपके यहाँ पर सही हैं। इसमें से दूसरा कथन तो पुराना हो गया करंट अफेयर के हिसाब से, तो ये याद रखिए कि बाघ परियोजना 1973 में चालू हुई और बाघ परियोजना बाघों को संरक्षित करने का कार्यक्रम है, तो इसमें तो याद करने में कठिनाई आपको नहीं होगी। अगला देखते हैं आपका, और जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है, वो भी याद रख सकते हैं। तो बाघ परियोजना 1973 में शुरू हुई थी और मुख्य उद्देश्य है बाघों की विलुप्त होती हुई प्रजातियों को संरक्षित करना। प्रत्येक वर्ष 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है और 2022 की थीम यहाँ दी गई है, सभी जीवन के लिए एक साझा भविष्य का निर्माण करना। अगला है, हाल ही में चीन ने संगतेंग वन्यजीव अभ्यारण्य के आसपास का जो क्षेत्र था उस पर अधिकारों का दावा किया है। तो ये दावा करते हुए ये विवादित क्षेत्र है, ये वन्यजीव अभ्यारण्य है कहाँ पर? तो ये बताइए, सकतेंग वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश। आंसर की बात करते हैं तो आंसर आपका यहाँ पर भूटान जो है वो सही हो जाएगा। सकतेंग वन्यजीव अभ्यारण्य भूटान के पूर्वी भाग में स्थित अभ्यारण्य है, लगभग 650 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह अभ्यारण्य बांग्लादेश के अधिकांश पृथक खानाबदोश जनजाति के लोगों का निवास स्थल के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। इसके अलावा वीडियो लाइक भी करते रहिएगा, जो लोग भी वीडियो से जुड़ रहे हैं शेयर भी करते रहिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करके जुड़ जाइएगा। अभी आगे ढेर सारे वीडियो आएंगे, नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचता रहे। तो 16 नंबर प्रश्न है, ओजोन परत क्या अवशोषित करती है? लाइव टाइमिंग अभी हमारी 9 बजे के आसपास है, बताइएगा तो इसको थोड़ा पहले कर देंगे, जैसा हो टाइमिंग अपने अकॉर्डिंग बता दीजिएगा। तो ओजोन परत क्या अवशोषित करती है? आंसर आपका पराबैंगनी किरण जो है वो सही हो जाएगा। ओजोन परत पराबैंगनी किरण को अवशोषित करती है, हानिकारक विकिरण से पृथ्वी की सुरक्षा करती है। तापमान और घनत्व की विविधता के अनुसार देखेंगे तो वायुमंडल को 5 परतों में बांटा गया है। कौन कौन सी? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। टीआरई 3 में यहाँ से मंडलों से क्वेश्चन आया था, एक आपको याद होगा, समताप मंडल से क्वेश्चन आ चुका है। तो ओजोन परत वायुमंडल का एक महत्वपूर्ण घटक है, पृथ्वी की सतह से 10 से 50 फीट ऊंचाई में आपको ये देखने को मिलता है, किलोमीटर की बात की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 17, ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय जो दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को मनाया जाता है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन आपका ओजोन परत के संरक्षण के लिए 1987 में हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। 2022 की थीम भी दी गई है जो कि पुरानी हो गई है, आप नई वाली याद रखिएगा। तो 2023 की जो थीम थी वो थी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल फिक्सिंग द ओजोन लेयर एंड रिड्यूसिंग क्लाइमेट चेंज, ये थीम थी 2023 की। और ये मानकर चलिए कि आपको पेपर में आएगी थी, क्योंकि अगला तो फिर जो तारीख है 16 सितंबर, तब से उससे पहले पेपर हो ही जाएगा, तो याद रख सकते हैं 2023 की आएगी अगर पूछा जाएगा। अगला देखते हैं, इनमें से कौन सा प्रदूषण का कारण नहीं बनता है? सौर ऊर्जा, रबड़ का जलना, पेट्रोल का जलना, सभी। तो आप क्या कहेंगे? सौर ऊर्जा का जो उपयोग है उससे किसी भी प्रकार का प्रदूषण देखने को नहीं मिलता है। ये बिजली उत्पादन का नवीकरणीय और स्वच्छ स्रोत है। आपको याद होगा प्रश्न आपसे टीआरई 3 में अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत पूछे गए थे, इसीलिए हम आपको ईवीएस पोर्शन करा रहे हैं सबसे पहले, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन काफी आए थे। भारत एक उष्णकटिबंधीय देश होने के कारण यहाँ पर सौर ऊर्जा की उत्पादन क्षमता उपयोगिता की अधिक संभावना है, और रबड़ और पेट्रोल के जलने से हानिकारक प्रदूषण होता है, तो वो ऑप्शन कट जाएंगे। अगला है, जैव निम्नीकरणीय कचरे को किसकी मदद से उपयोग पदार्थों में परिवर्तित किया जा सकता है? बताइए, नाभिकीय प्रोटीन, रेडियो सक्रिय पदार्थ, जीवाणु, विषाणु, कौन सा सही होगा? जीवाणु आपका यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। जैव निम्नीकरणीय कचरे को बैक्टीरिया और कवक के माध्यम से विघटित किया जा सकता है। ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें जीवित जो सूक्ष्म जीव है उनका प्रयोग किया जाता है, और इस प्रक्रिया से अपघटित कचरा पुनः प्रयोग में लाया जा सकता है। अगला, इनमें से कौन सा ईंधन है जो कि न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनता है? डीजल, मिट्टी का तेल, कोयला, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन से नहीं होगा आपका, वही चीज यहाँ पूछा गया है, सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण किससे होगा? तो हाइड्रोजन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। हाइड्रोजन की अगर बात करें तो हाइड्रोजन ईंधन के द्वारा न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण होता है। क्यों? क्योंकि ये गैर विषाक्त, आधात्मिक, गंधहीन, स्वादहीन, अत्यधिक ज्वलनशील द्विपरमाणु गैस है। हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ ईंधन के रूप में यूज किया जाता है तो उप उत्पाद के रूप में पानी जो है आपका बनता है। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस जो इफेक्ट है उसका क्या अर्थ होता है? पृथ्वी की ऊपरी सतह के द्वारा सौर ऊर्जा को फासना, वायुमंडल के कारण उष्मा वृद्धि, उष्मा के संरक्षण, इस तरीके से ऑप्शन है।
तो ग्रीन हाउस जो इफेक्ट होता है, प्रभाव होता है, उसका मतलब ही होता है कि वायुमंडल के कारण ऊष्मा में वृद्धि। ग्रीन हाउस प्रभाव से तात्पर्य कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ऊष्मा में वृद्धि से है, अर्थात वो प्रक्रिया जो सौर विकिरण की आने वाली लघु तरंगदैर्घ्य को तो आने देती है, परंतु पृथ्वी की दीर्घ तरंगदैर्घ्य विकिरण पार्थिव विकिरण को अवशोषित कर लेती है। जब वायुमंडल में हरित गृह गैसें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, जलवाष्प की सांद्रता बढ़ती है तो हरित गृह प्रभाव में बढ़ोतरी होती है। बाकी ग्रीन हाउस गैसेस से क्वेश्चन आते हैं तो वो आपको पता होना चाहिए। हरित गृह गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, जलवाष्प, इनको जरूर रट के रखिएगा। अर्थ क्या होता है वो तो आपको समझ में आ गया, ऊष्मा में वृद्धि। अगला है जैव विविधता क्या है। तो जैव विविधता क्या है? कई वनों में कई प्रकार के वनस्पति और जीव, एक जंगल में एक प्रजाति की कई आबादी है, एक जंगल में कई प्रकार के वनस्पति और जीव। आंसर सी सही होगा कि एक ही जंगल में कई प्रकार के वनस्पति और जो जीव रहते हैं उसी को कहते हैं जैव विविधता। यानी कि जैव विविधता का अर्थ है किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव और वनस्पतियों की संख्या। इसका संबंध पौधों के प्रकार, प्राणी, सूक्ष्म जीवों से है, किंतु जैव विविधता जीवों की विविधताओं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसके अंतर्गत उस पर्यावरण को भी शामिल किया जाता है जिसमें वे निवास करते हैं। अगला है अजैव निम्नीकरणीय कचरे से छुटकारा पाने के सर्वोत्तम समाधानों में से एक इनमें से कौन है? एकत्रित करना, पुनर्चक्रण, गाड़ना, जलाना, कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो पुनर्चक्रण आपका यहाँ पर सही होगा। अजैव निम्नीकरणीय कचरे से छुटकारा पाने के सर्वोत्तम समाधानों में से एक है रिसाइकलिंग, जिसको कहते हैं। पुनर्चक्रण के द्वारा क्या होता है, कचरे को कुछ आप नए रूप में सामग्री बना के, जैसे होता है ना कि खराब प्लास्टिक होती है तो उसको गला के नया कुछ बना दिया, तो उसी को लेकर के बात की गई है। जैसे ग्लास, पेपर, प्लास्टिक, धातु जैसे एल्यूमिनियम और स्टील सभी आमतौर पर पुनर्नवीनीकरण किए जा सकते हैं। पुनर्चक्रण चक्रीय अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो हमारे प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करने में हमारी हेल्प करता है। अगला है बायोगैस के संदर्भ में इनमें से कौन सा जो है वो सही है, आपसे पूछा गया है। तो कौन सा इनमें से सही है? आंसर कुछ कच्चे तेलों के कुओं से उत्पादित गैस, बायोमास के अपूर्ण दहन से उत्पादित गैस, ज्वालामुखियों से निकली गैसों का मिश्रण, या बायोमास के किण्वन के द्वारा उत्पादित गैस। आंसर हो जाएगा डी वाला कि बायोमास का उत्पादन बायोमास के किण्वन के द्वारा होता है। बायोगैस का जो उत्पादन होता है वो बायोमास के किण्वन के द्वारा होता है। इसके तहत कुछ विशेष प्रकार के बैक्टीरिया जैविक कचरे को उपयोगी बायोगैस में बदल देते हैं। मीथेन गैस बायोगैस का मुख्य घटक है। कई बार क्वेश्चन ये रिपीट होता है। इसका यूज किया जाता है भोजन बनाने में, रोशनी के लिए भी होता है, इंजन चलाने के लिए भी होता है। तो ये इसके यूजेस में है। अगला प्रश्न है ओजोन अवक्षय का कारण होता है। मलेरिया, टीबी, रक्त कैंसर, त्वचा कैंसर। तो ओजोन अवक्षय का कारण होता है त्वचा कैंसर। ओजोन अवक्षय के कारण त्वचा कैंसर होता है। ओजोन ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनने वाली एक गैस है जो कि वायुमंडल में बेहद कम मात्रा में पाई जाती है। पृथ्वी की सतह से लगभग 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसका सांद्रता सबसे ज्यादा होती है। हल्के नीले रंग की तीव्र गंध वाली विषैली गैस होती है। ओजोन गैस समताप मंडल में अत्यधिक पतली और पारदर्शी परत के रूप में आपकी पाई जाती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ओजोन जो अवक्षय है उसके कारण क्या होता है, तो ये आपका त्वचा कैंसर। अवक्षय का मतलब समझ रहे हैं, जो ओजोन नष्ट हो रही है उससे हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। मलेरिया तो मच्छर से होगा, टीबी आपका होगा नहीं, रक्त कैंसर होगा नहीं। तो जब डायरेक्ट सन रेस पड़ेंगी विद पराबैंगनी या अल्ट्रावायलेट रेस के साथ, तो उससे त्वचा कैंसर की घटना आपको देखने को मिलेगी। अगला है वायु में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला घटक कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है। तो कौन सा सही हो जाएगा? आपके पेपर में पूछा गया था ऑक्सीजन का परसेंटेज। तो यही है कि कई बार आसान से क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, उसमें भी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अगर सर्वाधिक परसेंटेज पूछा जाएगा तो नाइट्रोजन का है 78%। अगर ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन का जो एग्जैक्ट होता है वो 20.95 होता है, पर आप में जो बीपीएससी टीआरई 3.0 में पीआरटी में आया था ना, वहां पर ऑप्शन में 21% था, तो 21% सही था। ऑर्गन की अगर बात करें तो 0.93% है। अगर ये एक बार आ चुका है तो बाकी भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए बाकी रट लीजिए। कार्बन डाइऑक्साइड है 0.036%। और वायु में पाए जाने वाले अन्य घटक है नियॉन, हीलियम, क्रिप्टॉन, जेनॉन, हाइड्रोजन। तो ये तो आपको रटे होने चाहिए, इसीलिए हमने प्रीवियस ईयर पहले करा दिया, मतलब जो पेपर रद्द हो गया उसको पहले करा दिया, ताकि आपको समझ में आता रहे कि कौन कौन से क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बने हैं। नहीं देखा हो प्रीवियस ये वाला जो रद्द हो गया तो उसको जरूर देख लीजिएगा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 27 की तरफ। ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैस इनमें से कौन सी है?
तो CH4 है, O2 है, SO2 है, CO2 है। आंसर की बात करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड आपका सही हो जाएगा ग्लोबल वार्मिंग के लिए। जब वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों का सांद्रण बढ़ता है तो इन गैसों के द्वारा अधिक ऊष्मा का अवशोषण किया जाता है, जिससे पृथ्वी सामान्य की अपेक्षा अधिक गर्म हो जाती है। इसी को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। हिंदी में इसको भूमंडलीय तापन का नाम दिया जाता है। तो सबसे ज्यादा जो जिम्मेदार गैस होती है वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड। इतनी ज्यादा मात्रा में है क्योंकि आप जब सांस छोड़ते हैं ना तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, तो उसी से आप समझ लीजिएगा कि सबसे ज्यादा वही है, वही ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। अगला निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से कौन सा एक है जो कि सही सुमेलित नहीं है, आपसे पूछा गया है। बलपकरम, पन्ना, गुंडई, गुंडी, गुंडई नहीं है, गुइंडी है, और मोल्लेम और मेघालय, बिहार, तमिलनाडु, गोवा। कौन सा यहाँ पर गलत है? आंसर की बात करते हैं तो बिहार वाला गलत है यहाँ पर, क्योंकि पन्ना राष्ट्रीय उद्यान आपको देखने को कहाँ मिलेगा? ये आपको देखने को मिलेगा बिहार में नहीं, मध्य प्रदेश में। तो ये वाला यहाँ पर गलत था। बाकी बलपकरम मेघालय में है, गुइंडी तमिलनाडु में है, मोलेम गोवा में है, ये भी याद रखिएगा। बाकी बिहार का ज्यादा जरूरी है, यहाँ पर दिया नहीं गया, मतलब बिहार में जो आपके जितने भी राष्ट्रीय उद्यान है वो आपको रटे होने चाहिए। आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला गलत था, बी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं। 29 प्रश्न हम आपको टोटल कराएंगे 35। आज एक पार्ट में क्वेश्चन करा रहे हैं 35, और 40 के करीब और क्वेश्चन कराएंगे। तो थोड़े थोड़े करके क्वेश्चन करा रहे हैं ताकि डेली डेली आप रटते भी रहें। तो निम्नलिखित संघ राज्य क्षेत्रों में किसमें सबसे कम क्षेत्र वन आच्छादित है? तो चंडीगढ़, पुडुचेरी, दादरा नगर हवेली, दमन दीव, लक्षद्वीप। कौन सा सही होगा? आंसर पहला सही हो जाएगा, चंडीगढ़। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम वन आच्छादित क्षेत्र कहाँ का है? तो चंडीगढ़ का है, और 22.88 वर्ग किलोमीटर है ये केवल। लक्षद्वीप में वन आच्छादित क्षेत्र देखेंगे तो 27.10 वर्ग किलोमीटर है। पुडुचेरी में अगर देखेंगे तो वन आच्छादित क्षेत्र 53.30 वर्ग किलोमीटर है, और दादरा नगर हवेली और दमन द्वीप में वन आच्छादित क्षेत्र देखेंगे तो 227.75 वर्ग किलोमीटर है। तो ये सारे एक बार दिमाग में बैठा लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से ग्रीन हाउस गैसेस हैं कौन सी? तो कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, CFC, मीथेन। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है, क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेस से क्वेश्चन बने थे तो बिहार शिक्षक भर्ती के स्टार्टिंग वाले पेपर होते हैं उसमें। आंसर की बात करते हैं तो इनमें से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं वाला ऑप्शन सही होगा। ग्रीन हाउस गैसेस आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड है, ओजोन है, CFC है, मीथेन है, और यहाँ पर जितने भी ऑप्शन है सभी के सभी आपके हो जाएंगे। तो ये सभी ग्रीन हाउस गैसेस में आते हैं, इसलिए आंसर एक से अधिक सही हो जाएगा। और जिसमें किसी ग्रह या उपग्रह के तापमान में अपेक्षाकृत अधिक वृद्धि होती है वह ग्रीन हाउस गैसों के माध्यम से ग्रीन हाउस प्रभाव को दर्शाता है। अगला है, जैव मंडल में सभी जीवित जातियां रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित रहती हैं और एक दूसरे पर निर्भर होती हैं। इस जीवन समर्थित तंत्र को क्या नाम दिया जाता है? पारितंत्र, पर्वत श्रेणी, जंगल, वातावरण। आंसर हो जाएगा आपका पारितंत्र। जैव मंडल में सभी जीवित जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित और एक दूसरे पर निर्भर करती हैं, इसे जीवन समर्थित तंत्र को हम पारितंत्र कहते हैं। ऑप्शन में देखेंगे तो कंफ्यूज होने वाला वैसा कोई दिया नहीं था ऑप्शन, तो पारितंत्र को आप याद रखिएगा। अगले कह रहे हैं, इनमें से किसमें जैव विविधता अधिकतम होती है? मरुस्थल में, नदी में, ध्रुवीय क्षेत्रों में, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। तो सबसे ज्यादा जो जैव विविधता क्षेत्र होती है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में आपको देखने को मिलती है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र पृथ्वी के सबसे बड़े बायोम जो है उनमें से आपका आता है, और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र वन्य जीवन और वनस्पति की कई प्रजातियों से समृद्ध है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन स्थलीय पृथ्वी पर अभी भी मौजूद सबसे पुराने प्रकार के या सबसे पुराने प्रमुख वनस्पति प्रकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 33। इनमें से कौन सा वायुमंडल में मुख्य ग्रीन हाउस गैस आपकी कह रहा है नहीं है? मीथेन है, ओजोन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, हाइड्रोजन है। कौन सा सही हो जाएगा? तो कौन सा वायुमंडल में मुख्य ग्रीन हाउस गैसेस नहीं है? हाइड्रोजन जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सब आपकी ग्रीन हाउस गैसेस हैं। हाइड्रोजन आपकी नहीं है, तो ये आपका सही हो जाएगा। कई बार क्या होता है ना, हमारा ध्यान हाइड्रोजन पर जाता है, हाइड्रोजन को टिक करके चले आते हैं, और बीपीएससी क्या कर रहा है क्वेश्चन में बदलाव कि हाइड्रोजन के साथ साथ एक और कहीं ऑप्शन छुपा देता है। तो आपको सारे ऑप्शन एक बार चेक करने हैं, जैसे मीथेन भी है, ओजोन भी है, नाइट्रस ऑक्साइड भी, इस तरीके से। तो आंसर डी वाला सही हो जाएगा, हाइड्रोजन, जो कि आपका एक स्वच्छ ईंधन के रूप में जाना जाता है। 34 प्रश्न आपका है, गिर नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में है, मध्य प्रदेश में है, गुजरात में है, तमिलनाडु में है। तो गिर गुजरात में है, कई बार बताया है, गिरेंगे तो गुजर जाएंगे, ऐसे करके जोड़ लीजिएगा। और यहाँ पर यह भी क्वेश्चन बनता है कि ये किसके लिए फेमस है? तो शेरों के प्राकृतिक आवास के लिए आपका फेमस है। अगला, इनमें से कौन सा एक प्राकृतिक आर्द्र पक्षी अभयारण्य आपका नहीं है?
तो बरेला, कन्वर, कुशेश्वर, नकटी, इस तरीके से ऑप्शन है। तो कौन सा नहीं है? नकटी जो आप देख रहे हैं ये आपका पक्षी अभ्यारण्य एक कृत्रिम पक्षी अभ्यारण्य के रूप में जाना जाता है। तो ये प्राकृतिक पूछा था ना, कौन सा प्राकृतिक नहीं है, तो प्राकृतिक नहीं है नकटी, इसको खुद बसाया गया है, तो कृत्रिम में आता है। 35 प्रश्न हमारे समाप्त। अब एक क्वेश्चन हम आपसे भी पूछ लेते हैं। तो ये प्रश्न आपके लिए है जिसका आंसर वीडियो के मेन कमेंट में आपको टाइप करके बताना है। सही गलत कुछ भी हो ट्राई अवश्य कीजिएगा, क्योंकि आगे हम इसका आंसर जब आगे के क्वेश्चन कराएंगे तो वहां पर बताएंगे, तो उससे आपको ये चीज याद हो जाएगी। तो प्रश्न आपके लिए, भारत के कौन से राज्य में वन्यजीव अभ्यारण्य सबसे अधिक संख्या में है? कर्नाटक में है, तमिलनाडु में है, महाराष्ट्र में है, मध्य प्रदेश में है? अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में बताइएगा। ज्यादा कंफ्यूजन आपको सी और डी ऑप्शन में होंगी, देखते हैं किसका आंसर सही आता है। और साथ ही साथ लाइव टाइमिंग अभी के लिए हमारी रात के 9 बजे के करीब है, 9:11 के। बाकी एक लाइव टाइमिंग थोड़ा सा इसको पीछे कर सकते हैं, और लाइव टाइमिंग के अलावा भी और भी टाइमिंग इसमें शामिल करेंगे, वो भी जल्दी हम आपको अपडेट कर देंगे। बाकी आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट में अवश्य बताइएगा। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़ो तो अवश्य जुड़ जाइएगा बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके, ताकि सारी अपडेट आपको अवश्य मिलती रहे। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।